हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी का सीआरएमएस के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मुझे बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर एक बैच स्टार्ट कीजिए जो बेसिकली एक पूरी तरीके से डेडिकेटेड बैच हो पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन की, जिसका प्रमुख उद्देश्य यानी मेन गोल जो हो सर कि अगर हम मेंस एग्जामिनेशन में बैठे तो मैं 300 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाऊं। बच्चों उसी क्रम में हमने इस बैच को लॉन्च किया है, काफी किफायती एफोर्डेबल प्राइस पे। इंडिया में जितनी भी पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन की बैचेज लॉन्च हुई हैं उनमें सबसे सस्ती बैच है। और मैं आपको ये वायदा करता हूं कि ये पूरी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड बैच आपको दिखेगा। बिना किसी देर के शुरू करते हैं कि आखिर इस बैच में क्या है और ये बैच कैसे आपको 300 प्लस मार्क्स स्कोर करने में मदद करेगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देर के, है ना। पहले तो आप सभी बच्चों को बता दूं कि ये जो बैच है किस किस तारीख को स्टार्ट होगा इस पे भी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले इस बैच के लॉन्च को लेकर आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं 3 बार खुद यूपीएससी इंटरव्यू में अपीयर्ड हो चुका हूं। इसके अलावा लगातार 3 बार पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल में आई हैव स्कोर्ड 300 प्लस मार्क्स। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये बहुत रेयर होता है कि जब कोई कैंडिडेट 300 प्लस मार्क्स स्कोर करता है। ये तभी होता है जब आपका एक डेप्थ इंटरेस्ट हो पॉलिटिकल साइंस में। बहरहाल इस मुद्दे पे एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसे मैंने 300 प्लस मार्क्स को स्कोर किया था। इस पे एक मैं वीडियो बनाऊंगा बेसिकली। तो आपको मेरे बारे में मालूम चल गया, मेरा नाम कुणाल सर है। और ये जो बैच होगा प्यारे साथियों, ये जो बैच इसकी जो क्लास टाइमिंग होगी, एक तो मॉर्निंग में है, इसके अलावा एक आपका इवनिंग में है। तो जो भी बच्चे को जैसा अपना कन्वीनियंस लगे उसके अनुसार वो अपना बैच ज्वाइन कर सकता है, चाहे मॉर्निंग हो या इवनिंग का हो। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि इस बैच का जो बेसिकली कोर्स ड्यूरेशन है, यानी पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन का जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 5 मंथ का है, यानी 5 महीने का है। और इस महीने में हम लोग 3 दिन इस बैच को लॉन्च कर रहे हैं, है ना। तो 3 तारीख ऐसी है जिस दिन से ये बैच शुरू होगा। एक तो 9 तारीख से है, 9 जुलाई से है, और एक 21 जुलाई से है, और एक 30 जुलाई से है। हिंदी मीडियम की एक सेपरेट बैच होगी, इंग्लिश मीडियम का कंप्लीट सेपरेट बैच होगा। और मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि हमारे यहाँ क्या है कि एक कंप्लीट इंग्लिश मीडियम का बैच चल रहा है, यानी जिसमें आपका डिक्टेशन कंप्लीटली इन इंग्लिश कराया जाएगा एंड देन आफ्टर हम लोग जो है लिखवाएंगे भी आपको कंप्लीट इन इंग्लिश। नाउ इसके बाद हमारी जो दूसरी बैच है जिसमें हम बाइलिंगुअल यूज करके आपको डिक्टेट करेंगे, यानी बाइलिंगुअल समझाएंगे आपको दोनों भाषाओं का यूज करके, जिसमें 80% इंग्लिश होगा और यानी 20% हिंदी होगा आपका। नोट्स कंप्लीट इन इंग्लिश लिखवाया जाएगा। तो ये तो दूसरी हो गई। तीसरी जो हमारे यहाँ पर बैच है वो बेसिकली कंप्लीटली इन हिंदी है, यानी हिंदी में ही समझाया जाएगा, आपको डिक्टेट किया जाएगा, इनकलकेट किया जाएगा, और हिंदी में ही आपकी नोट्स लिखवाई जाएगी। तो ये 3 प्रकार की बैचेज है, और तीनों बैचेज 9 जुलाई को हम लॉन्च कर रहे हैं, 21 जुलाई को लॉन्च कर रहे हैं, 30 जुलाई को लॉन्च कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर इस बैच की फीचर क्या है ना, इस कोर्स का फीचर क्या है जो बेसिकली आप लॉन्च कर रहे हैं। देखो सबसे पहले यह है कि पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन, है ना, एक ऐसा ऑप्शनल है। अगर देखोगे चाहे GS1 हो मेंस का, GS2 हो, है ना, GS3 हो, GS4 हो, है ना, इसके बाद ऐसे हो, देखोगे कि ऐसे में, है ना, 2 ऐसे लिखना होता है, उसमें चार चार ऐसे दिया होता है हर एक सेक्शन में, यानी सेक्शन ए में 4 ऐसे, सेक्शन बी में 4 ऐसे। आपको एक कोई सिलेक्ट करना होता है। पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन लेने का बेनिफिट ये होता है कि आपको दोनों में जो चार चार है उसमें एक एक ऐसे आपको पॉलिटिकल साइंस के बैकग्राउंड से मिल जाएगा। इसके बाद सवाल ये खड़ा होता है कई बच्चों का कि सर मुझे तो पॉलिटिकल साइंस में कोई आइडिया ही नहीं है सर, तो कैसे मैं शुरू करूं। इस बैच में बहुत ही जीरो से, स्क्रैच से, मतलब मैं मानकर चलूंगा आपको कुछ नहीं आता है, और मैं बेसिक से इस बैच को स्टार्ट करूंगा, बहुत ही जीरो से स्टार्ट करूंगा। इसके बाद इस बैच में आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगा, यानी जैसे मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने के दौरान मैं डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता हूं क्लास में, एज सुकरात सेड कि अगर सही ज्ञान चाहिए, ट्रू नॉलेज चाहिए, तो डिबेट से, डायलेक्टिक से ही मिलेगा। जब तक टीचर से स्टूडेंट पूछेगा नहीं तब तक किसी भी प्रकार की डाउट क्लियर नहीं होगी। और यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जब हम सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसमें क्लास में, क्लासरूम में डाउट क्लियरिंग होना बहुत जरूरी है। तो कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ ये इसमें पढ़ाया जाएगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ एक एक माइनर पॉइंट को समझाया जाएगा विद द रियल लाइफ एग्जांपल्स, आपके जीवन में जो इंसिडेंट्स हो रही हैं उससे लिंक करके।
इसके अलावा क्लास लैंग्वेज जैसा कि मैंने कहा इंग्लिश हिंदी में दोनों में होगा और इवन मैंने ये भी बताया कि 3 प्रकार से क्लास ऑपरेट होंगी। इंग्लिश में समझाया जाएगा और इंग्लिश में लिखवाया जाएगा। टू इंग्लिश हो गया, फिर बाइलिंगुअल टू इंग्लिश हो गया, फिर हिंदी टू हिंदी हो गया। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद ये जो लेक्चर होगा प्यारे बच्चों, ये लाइव लेक्चर होगा। मतलब आपको रिकॉर्डिंग सेशन नहीं मिलेगा जैसे बहुत सारे इंडिया में लोग करते हैं। वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग द लाइव लेक्चर्स। जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, आप उस साइड अपने घर पे सेफली बैठकर पढ़ रहे हो। ऑफलाइन से तो काफी बेहतर है, आप आराम से अपने कमरे में हैं और बहुत ही सेफली, बिना किसी डेंजर का, क्योंकि आप बाहर में रहेंगे, ऑफ कोर्स बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती हैं। तो आराम से घर में बैठ के आप, मैं इधर पढ़ाऊंगा, आप उधर देखकर अपना पढ़ते रहोगे। तो एक बड़ा अच्छा सिस्टम है। तो लाइव लेक्चर होगा और बाद में इसकी रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएगी। मान लो किसी दिन आप क्लास नहीं कर पाए तो उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, सो दैट कि आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लो, है ना। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, नोट्स आपको मिलेगा, इनरिच्ड नोट्स। मतलब जितना भी मार्केट में अगर आप नोट्स देखोगे ना जो मैंने बनाया है, इंडिया में जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन के फैकल्टीज हैं, यू विल अमेज दैट कि उनसे बेहतर नोट्स मिलेगा। आई एम गारंटिंग यू, ये कोई बोलने वाली बात नहीं। जब आप नोट्स देखोगे आपको मालूम चल जाएगा। अदर फैकल्टीज के नोट्स देखना और ये भी देखना। आई एम नॉट कंपेयरिंग। मेरा ये कहना है कि इनरिच्ड नोट्स आपको मिलेगा, जहां से मिले आपके लिए ही सबसे बड़ी भाग्य की बात है, लक की बात है। तो आपको नोट्स मिलेगा इनरिच्ड। हम लोग इसमें 140 प्लस क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। और पूरी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड हमारा पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन की क्लासेस चलेगी। इसके बाद अपडेटेड मटेरियल मिलेगा, है ना। हर क्लास का आपको नोट्स दिया जाएगा। मैं तो लिखवाऊंगा ही, लेकिन लिखवाने के बाद भी मैं आपको नोट्स दे दूंगा। कई बार क्या होता है कि कई बच्चों का छूट जाता है, तो नोट्स भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप जैसी मान लो क्लास मेरा खत्म हुआ, फॉर एग्जांपल मेरा जब क्लास खत्म हुआ, तो क्लास के तुरंत बाद मैं क्या करूंगा कि आप लोग को उसी जो लेक्चर मैंने लिया उसी से रिलेटेड मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन दूंगा। और उस क्वेश्चन को चूंकि मैं पहले आपको आंसर राइटिंग लिखना बता चुका हूँ, तभी मैं दूंगा आपको। तो पहले मैं आंसर राइटिंग कैसे लिखना वो समझा दूंगा। इसके बाद आपको वो बेसिकली 2 या 3 क्वेश्चन मिलेगा, डिपेंड करता है ना। जैसे मान लो प्लेटो से अगर मैंने प्लेटो पढ़ाया तो उससे मैं रिलेटेड 3 क्वेश्चन दूंगा, है ना। तो जिसका ज्यादा वेटेज है, जनरली मैं 3 ही क्वेश्चन अभी बैच में दे रहा हूँ, कभी कभी 4 भी हो जाते हैं, बच्चे डिमांड कर लेते हैं। और आपको उसी दिन लिख करके आप जमा कर दो, मैं उसी दिन चेक कर दूंगा, 1 to 1 कॉपी मैं चेक कर दूंगा। आपको जूम पर उस साइड बैठाऊंगा, मैं इधर बैठूंगा, 1 to 1 चेक करूंगा, तो प्रॉपर फीडबैक मिलता है। माने कहीं अगर तुम कोर्स ज्वाइन करोगे ना आंसर राइटिंग का, तो वहां पर आपको हेवी पे भी करना पड़ेगा, पैसा भी पे करना पड़ेगा। और बैक ऑफ द एंड आप ही के जैसा बच्चा चेक कर रहा है, तो उससे कुछ खास बेनिफिट होगा नहीं। 2-3 महीना करने के बाद आप खुद थक जाओगे। मेरे पास अभी कई बच्चे हैं जिनकी फीडबैक है कि सर, पिछले मैं 11 ईयर से कर रहा हूँ कि सर 1 to 1 कॉपी इवेल्युएशन जब होता है ना, 5-6 कॉपी चेक करने के बाद ही सारी इंप्रूवमेंट होने लगती है। और वो टॉपर लेवल तक पहुंच जाते हैं जब 20 या 25 आंसर राइटिंग लिख लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि बच्चा कितना जल्दी सीख रहा है, तो 20-25 में आराम से उस लेवल तक पहुंच जाते हैं। बहरहाल, तो एक चीज और यहाँ बता दूं, जैसे मान लो मैं आज प्लेटो लेने वाला हूँ, तो कल ही मैं आपको नोट्स दे दूंगा, सो दैट कि एक बार प्लेटो को तुम देख लो। बहुत इजी नोट्स होता है, इनरिच्ड नोट्स होता है, ताकि आप देख लो। जब मैं क्लास में पढ़ाऊं तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए। तो जब मैं पढ़ाऊं, क्लास के बाद में 10 मिनट डाउट सेशन देता हूँ, सो दैट कि आप अपनी क्वेश्चन पूछ लो, है ना। याद रखना ये चीज, ये इसमें आपकी फैसिलिटी है। और पीवाईक्यू भी मैं कराते चलूंगा। जैसे मान लो मैंने प्लेटो पढ़ाया या फिर मैंने मकियावेली या फिर चाणक्य पढ़ाया, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट ईयर्स में, उसको भी मैं क्लास के बाद पैरेलली समझाते चलूंगा। उसका कैसे एग्जाम में लिखना है इनरिच्ड वे में, वो भी मैं आपको समझाते चलूंगा। और उसके बाद डाउट सेशन कंडक्ट होता है। ठीक है। आपका हर संडे को बेसिकली टेस्ट होगा, यानी जो आपने वीक में पढ़ा है संडे को टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद आपको सिनॉप्सिस भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, मॉडल आंसर, और उस टेस्ट का डिस्कशन भी होगा। ठीक है। इसके बाद हर बार आपका सेशन होगा, हर वीक में 2 सेशन होगा कि कैसे हम अच्छा स्कोर करें। ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर एक्टिव रिकॉल सेशन होगा। जैसे मान लो मैंने क्लास ले लिया, इवनिंग में मैं आपको 1 घंटे का और सेशन कंडक्ट कराऊंगा। क्लासेस जनरली 2 घंटे की होगी, है ना, 2 आवर्स की होगी। ठीक है। इवनिंग में मैं 1 घंटे का और सेशन कंडक्ट करूंगा, जिसमें आपने दिन भर जो पढ़ा है, मान लो मेरी क्लास मॉर्निंग में है या इवनिंग में है, ठीक है, तो क्लास के बाद, ठीक है, मेरी एक्टिव रिकॉल सेशन होगी। और वो जनरली 9 से 10 या 11 के बीच में होता है, 8 से लेकर 11 के बीच में एक्टिव रिकॉल सेशन होता है। इसमें होता क्या है कि आपको जो मैंने पढ़ाया, तो आपने कुछ ना कुछ तो समझा होगा। इसके बाद आपको भी जो नोट्स मिला, आपने भी तो कुछ समझा होगा। तो मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज को क्या आपके दिमाग में वो इनकलकेट हुआ है कि नहीं, इनफ्लक्स हुआ है कि नहीं, उस चीज को लेकर मैं आपसे क्वेश्चनेयर करूंगा वहां पर।
उसमें एक क्लास में बेसिकली मैं सिर्फ 50 बच्चों को अलाउ कर रहा हूँ। 50 बच्चों को इसलिए क्लास में सिर्फ कर रहा हूँ, हालाँकि जनरली मैंने इसमें किया क्या है कि 50 बच्चों को, है ना? मैंने ये प्लान किया है कि 50 नहीं, मैं 20 बच्चों को इसमें इंक्लूड करूँगा, ठीक है? 20-20 बच्चों को, हालाँकि जब मैं एक्टिव रिकॉल सेशन लेता हूँ तो उसमें मात्र 10 बच्चे होते हैं, क्योंकि मुझे सबसे पूछना होता है ना? तो हर बैच में बेसिकली मैं क्या करूँ, 20 कैंडिडेट्स डालूँगा। अब मान लो 20 कैंडिडेट्स हैं तो 10 बच्चों का एक्टिव रिकॉल सेक्शन 1 घंटा ले लिए, फिर इसके बाद बाकी 10 बच्चों का एक्टिव रिकॉल सेशन बाकी का अगले घंटे में ले लिए। तो इसमें 20 बच्चों का हमने प्लान किया है। 50 एडमिशन्स हमें लेनी है टोटल मिलाकर। जैसे हमने 3 तारीख आपको दिया था, है ना? तीनों तारीख का कि तीनों तारीख के जो बैचेज़ होंगे उसमें हम सिर्फ तीनों को मिलाकर 50 एडमिशन्स लेंगे। तो आप ऐसे भी बाँट लोगे तो मुझे ज़्यादा नहीं, मतलब 15-15 या 16-17 के आस-पास जो है स्टूडेंट हर बैच में पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि हर बैच में, मतलब 1 तारीख अगर मान लो किसी दिन एक बैच लॉन्च होता है उसमें 20 ही बच्चे होंगे, है ना? 20 जैसे इंग्लिश वाले में 20, फिर बाइलिंगुअल वाले में 20, हिंदी वाले में, उन सबका अलग-अलग होगा। तो आप जिस बैच को जॉइन करोगे ना उसमें सिर्फ 10 आपको 20 ही बच्चा मिलेगा। समझ रहे हो? जिसमें आपको उधर सामने बैठा करके लाइव क्लास अरेंज कराया जाएगा। बाकी का जो 10 बच्चा होगा, उसमें से एक एक्टिव रिकॉल सेशन होगा, बाकी के जो 10 होंगे उसका अगले घंटे में एक्टिव रिकॉल सेशन होगा। तो ये तो आपने बेसिकली ये समझ लिया कि है क्या, है ना? तो चलो भाई, इसके बाद जो करंट अफेयर जो आ रही है रिसेंट में उसमें भी डिस्कशंस होंगी, है ना? डेली एक्टिव रिकॉल सेशन के बाद, और उस करंट अफेयर से लिंक करके, जैसे आज मैंने जो कोई टॉपिक पढ़ाया है या फिर इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी करंट अफेयर आया तो मैं आपको साथ ही साथ कराते चलूंगा। उसका एनरिच्ड नोट्स दूंगा। बहुत सारे बच्चों का डर होता है करंट अफेयर को लेकर। मैं आपको कहूंगा करंट अफेयर को लेकर डरना नहीं है। बिना करंट अफेयर का तो सिविल सर्विसेज में नहीं निकलती है। मजे की बात। तो करंट अफेयर को बोझ मत मानिएगा। करंट अफेयर को आप अपना स्ट्रांग पॉइंट मानिएगा और वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो आप कि कैसे करंट अफेयर को कवर कराना। और कोई पहाड़ नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है ना? करंट अफेयर जो मैं दूंगा वो कर लेना, इससे बाहर नहीं जाना। मैं हूं आपके साथ, मैं आपके साथ खुद प्रिपेयर करूंगा और मैं आपका हाथ पकड़ के आपको 300 प्लस स्कोर करवाऊंगा। ये मेरी गारंटी रही। प्रीलिम्स क्वालिफाई कराने की कोई गारंटी नहीं लेता, बट आई कैन टेक द गारंटी। अगर मैं जो कह रहा हूं अगर वो तुम कर लोगे, है ना? तो इसके बाद जब क्वेश्चंस बैठेगा ना फैकल्टी और स्टूडेंट और डिसाइपल के बीच में, तो 300 मार्क्स ऑफ कोर्स प्रोड्यूस होगा। नाउ लेट्स कम ऑन द पॉइंट। बच्चों, इसमें हम आपको 12 सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। हम सभी जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में पेपर 1 में सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, पेपर 2 में सेक्शन ए, सेक्शन बी है, ठीक है? हर सेक्शन के लिए 3 टेस्ट है ना? 3 टेस्ट है सेक्शनल, ठीक है? तो आपको टोटल 12 सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे और 8 फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट आपको सेक्शन ए का, है ना? मतलब 8 फुल लेंथ टेस्ट इन द सेंस कि कंप्लीट जो पेपर है उसका आपको 8 फुल लेंथ टेस्ट यानी 8 टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद मॉडल आंसर तो मिलेगा ही, टेस्ट डिस्कशन भी होगा। मैंने कहा वैल्यू एडेड मटेरियल आपको मिलेगा। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आपको अलग से कहीं नहीं भटकना पड़ेगा, है ना? सारी नोट्स आपको इनरिच्ड मिलेगी। क्वालिटी इवेल्युएशन मिलेगा इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। भैया आज अगर होना है तो आज ही आपको क्वालिटी कॉपी चेकिंग होगा, मैं करूंगा, प्रॉपर फीडबैक दूंगा, कहाँ क्या कमी है, कहाँ क्या सुधारा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है। पीवाईक्यू डिस्कशन होगा आपका, है ना? समय समय पर। समय समय क्या, जैसे मैं चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ उसके बाद पीवाईक्यू भी डिस्कस करते चलूंगा। मान लो आज मैंने कुछ पढ़ाया, उसके बाद तुरंत क्लास के बाद पीवाईक्यू भी उस टॉपिक से रिलेटेड मैं डिस्कशन करते चलूंगा। कौन कौन क्वेश्चन आई है उसको। 1-to-1 पर्सनलाइज मेंटरशिप आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मान लो आपने टेस्ट दिया और किसी बच्चे का कम स्कोर आया या किसी का जैसा भी स्कोर हो, अच्छा है या खराब हो, हर टेस्ट के बाद आपका बेसिकली क्या होगा, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड सेशन होगा, ठीक है? 1-to-1 पर्सनलाइज्ड सेशन होगा आपका, ठीक है ना? तो ये बेसिकली यहाँ पर आपका कराया जाएगा। इसके बाद, है ना, याद रखिएगा एक पीरियडिक जिम सेशन होगा मेरे से। मैं हर बार बच्चों का ये कोशिश करूंगा हर दिन एक सेशन लूँ, हालाँकि मैं लेता ही हूँ, पिछले 11 साल से कर रहा हूँ। तो डाउट क्लियरिंग सेशन पे मैं ज़्यादा आपका फ़ोकस करूँगा। देखो, मैं पीआर से बचता हूँ, मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है, मैं पढ़ाता हूँ। अगर मैं पीआर करूँ तो आज इंडिया की और सबसे बेस्ट व्यूवरशिप वाली फैकल्टी बन जाऊँ। लेकिन व्यूवरशिप होना इस बात की गारंटी नहीं है दैट यू आर अ गुड फैकल्टी। दैट्स लेट्स कम ऑन द पॉइंट। तो करंट अफेयर का पूरा पैकेज वो हम प्रोवाइड कर देंगे, है ना? जो करंट अफेयर मैं दूँगा उसी को करना है। बहुत ईज़ी लैंग्वेज में लिखा होगा, हम ही करंट अफेयर देंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल ही रही है। तो ये बेसिकली फीचर है इसका। एक चीज याद रखिएगा, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि दोनों, जैसे कहीं पर जाओगे इंडिया में बहुत जगह इंटरनेशनल रिलेशन नहीं पढ़ाया जाता है, पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ाकर छोड़ दिया जाता है। मैंने ये जिम्मेदारी ली है, मैं ये आपको सारा पढ़ाऊंगा, ठीक है? इसलिए आप बेफिक्र रहो। ये सारा चीज मैं खुद कंप्लीट कराऊंगा। मेरे बच्चों से जो पास्ट मेरे, उनसे अगर फीडबैक लोगे तो बहुत ही स्ट्रांग फीडबैक है।
उसमें कोई पूछने वाली बात ही नहीं है ना? तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल क्यों आपको चूज़ करना चाहिए? ये मुझे लगता है ये एक ऐसा मुद्दा है, जिस पर कोई सिलेक्शन अभी बात करने की मुझे लगता है ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो इतना तो फिक्स है कि आप पॉलिटिकल साइंस लेने वाले हो और जो मैं ये डिस्कशन करूँगा, वो आपको मालूम है। तो ये तो एक अलग ही वीडियो हो जाएगा उन बच्चों के लिए जो कन्फ्यूज़ हैं कि भई पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल क्यों लेना है? लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। ऑफ कोर्स 2017 के बाद अगर आप देखें 2015 से हर साल टॉप 10 में 2 टॉपर तो है ही। 2024 में 3 टॉपर पॉलिटिकल साइंस से हुए। टोटल आप समझिए 15,000 इस बार तो 13,343 लोगों ने प्रीलिम्स क्वालीफाई किया। यू विल अमेज़ दैट कि इसमें से 2 से 2,500 लोग तो सिर्फ पीएसआर ऑप्शनल ले रहे हैं। 48 ऑप्शनल 48 ऑप्शनल्स हैं यूपीएससी में, जिसमें से पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लेने वाले अब 20% कैंडिडेट्स हैं आउट ऑफ 100। आप समझिए कितना बड़ा रेशो है, कितनी बड़ी परसेंटेज है। और आपको मालूम है क्यों ले रहे हैं लोग? क्योंकि ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा है, इजी है, कम समय में कंप्लीट हो जाता है। तो ये वाली जो चीज है आपको जल्दी टीचर मिल जाएगा इसका, है ना? ये उन बच्चों के लिए जिनको ऑलरेडी मालूम है कि भाई क्यों लेना है ये। अगर आपको मालूम है क्यों लेना है तो उसके लिए है बेसिकली। मैं फटाफट बताता हूँ। आप सभी को मालूम है आंसर राइटिंग आपको करोगे इसमें अच्छा मार्क्स आता है। ऑफ कोर्स दूसरी ऑप्शनल जैसा नहीं है कि हार्ड वर्क करने के बाद भी आपको रिवॉर्ड कम मिले। तो यहाँ पर आपको मिलता है, सारी नोट्स अवेलेबल है, बेस्ट मेंटरशिप अवेलेबल है। और यही कारण है कि आपने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल को चूज किया है। तो मुझे इस पर जाना ही नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल अगर आप इसकी वीडियो आपको लेना है ना? अगर मान लीजिए कोर्स तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो मुझे नहीं लगता है कि इसकी आपकी जरूरत है। व्हाई यू शुड चूज पीएसआर एज योर ऑप्शनल इन यूपीएससी सीएससी? ऑफ कोर्स ये आपको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है इसमें। लेकिन सवाल ये खड़ा खड़ा होता है कि सर, आप पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन की बैच लॉन्च कर रहे हो, लेकिन सर मुझे आप ये बताओ व्हाट इज द सिलेबस बेसिकली? बच्चों, सिलेबस की अगर बात की जाए, देखो पहले समझो पेपर वन जो है ना? पेपर में 2 पेपर होता है, 250 मार्क्स का, 250 मार्क्स का। एक ही दिन में ये दोनों पेपर होता है। ठीक है? एक ही दिन में होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में बेसिकली 2 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो ये जो है बेसिकली सेक्शन ए है। इसमें क्या पढ़ोगे? पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में और इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में। पॉलिटिकल थ्योरी मतलब कि जैसे बहुत सारे बड़े-बड़े स्कॉलर्स हुए, फिलोसोफर्स हुए। फिलोसोफर्स मतलब वैसे लोग जो किसी भी चीज़ के एक्जिस्टेंस पर क्वेश्चन खड़ा करते हो, उन्हें फिलोसोफर कहा जाता है। तो इंडिया में और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत सारे फिलोसफर्स हुए, एंड यू विल अमेज दैट हर फिलोसफर, हर थिंकर, थिंकर मतलब जो भी लोग बहुत डेप्थ में सोसाइटी में मैंने अलग अलग मुद्दों को लेकर अपना थॉट रखते हैं, उनको थिंकर कहा जाता है बेसिकली। तो जितने थिंकर और फिलोसफर हुए, उन सभी की जो आइडियाज हैं, जो सोच है, उसका एक कलेक्शन है ये, है ना? तो जब इन सभी के कलेक्शन को तुम जब पढ़ते हो, तो उसे हम कहते हैं कि आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे हो। इन लिटरल सेंस मैं नहीं, अरिस्टोटल का डेफिनेशन है, आप पढ़ रहे हो। इसमें हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल थ्योरी कैसे पढ़ा जाता है, किन किन अप्रोच से, क्लासिकल अप्रोच हो, है ना, या फिर मॉडर्न अप्रोच हो, बहुत सारी अप्रोचेज हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद लिबरल, नियो लिबरल, मार्क्सिस्ट, प्लूरलिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल एंड फेमिनिस्ट है, ये जितनी भी थ्योरीज हैं, अलग अलग जो कंट्रीज हैं, यहाँ पर कंट्री को स्टेट कहा जाता है, अलग अलग जो कंट्रीज हैं, जो स्टेट्स हैं, वहां पर कई कंट्री लिबरल होती हैं, कई कंट्री न्यू लिबरल होती है। तो उन सभी चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है? ये चीज हमें याद रखना है। इसके अलावा हम लोग जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। जस्टिस क्या है ना? जॉन रॉल एक बहुत बड़े थिंकर हुए, तो उनकी क्या जस्टिस को लेकर अपनी टेक थी, उसको भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे, है ना? और इसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि इनके क्रिटिक्स कौन थे, कम्युनिटेरियन क्रिटिक्स कौन कौन थे, कम्युनिटेरियन क्रिटिक्स क्या होता है, इसको भी समझेंगे। इसके अलावा इक्वालिटी को हम समझेंगे। इक्वालिटी में जैसे सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक इक्वालिटी, और इसके बाद अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है, इन सभी चीज के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको अफर्मेटिव एक्शन के बारे में नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं। बी आर अम्बेडकर इंडिया में 1930 1930 के समय इंडिया के मास लीडर के रूप में कंडक्ट किए जाते थे, कंसीडर किए जाते थे। हालांकि इंडिया के मास लीडर गांधी को ही माना जाता है, लेकिन एससी एसटी कम्युनिटी के बीच में मास लीडर बी आर अम्बेडकर थे। बी आर अम्बेडकर का कहना था कि जो डिप्रेस्ड सेक्शन है उसको अगर अपलिफ्ट करना है तो सबसे बेस्ट तरीका है अफर्मेटिव एक्शन, मतलब उनके लिए रिजर्वेशन लाया जाए। दैट इज बेसिकली द अफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक कार्यवाही। समझ में आ रहा है आपको? तो ये वाली चीज, तो ये भी इसमें हम लोग पढ़ेंगे, है ना? बी आर अम्बेडकर को लेकर जो मिसकंसेप्शन है,
कि बी आर अम्बेडकर ऐसे वैसे हैं। जब पढ़ोगे तो मालूम चलेगा यार ये बंदा अलग ही था, मतलब बी आर अम्बेडकर एक अलग ही लेवल के पर्सन है। हम लोग पढ़ेंगे, है ना? इसके बाद राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना? आप सभी को मालूम है राइट्स, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, इन सभी चीजों को हम लोग समझेंगे। पॉलिटिकल थ्योरी सेक्शन ए यानी पेपर 1 के सेक्शन ए में हम लोग ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। और यही नहीं, हम सभी डेमोक्रेसी के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना? कि डेमोक्रेसी क्या होता है, ठीक है? तो हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। अरिस्टोटल जो कि पॉलिटिकल साइंस का फादर है, वो कहता है डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ इग्नोरेंट्स, मूर्खों की सरकार होती है। और डेमोक्रेसी इज द बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी सबसे गंदा और खराब यू नो सरकार का प्रकार होता है। ये बेसिकली कहना है किसका? एरिस्टोटल का, द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज पॉलिटी। और पॉलिटी कहाँ है? जैसे आज ब्रिटेन में है, जहाँ का किंग जो हेड ऑफ स्टेट वो हेरिडेटरी हो, और हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी जो प्राइम मिनिस्टर हो वो बेसिकली इलेक्टेड हो। तो ऐसे फॉर्म को हम क्या कहते हैं? डायरेक्टली इलेक्टेड हो। ऐसे जहाँ पर गवर्नेंस सिस्टम, गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऐसा अगर कहीं होगा तो उसे हम कहते हैं पॉलिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे ब्रिटेन में है। तो इसको पढ़ेंगे। क्लासिकल कंटेम्पररी थ्योरीज क्या है डेमोक्रेसी को लेकर? पार्टिसिपेटरी, रिप्रेजेंटेटिव और डेलिबरेटिव। बेसिकली डेमोक्रेसी क्या होता है वो पढ़ेंगे। जो डिफरेंट मॉडल्स हैं डेमोक्रेसी को, उसको पढ़ेंगे। हेजिमोनी क्या होता है, आइडियोलॉजी क्या होता है, लेजिटिमेसी क्या होता है ना? कंसेप्ट जो पावर है, कंसेप्ट ऑफ पावर, उसको पढ़ेंगे। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, कई थिंकर्स लिबरल्स होते हैं। लिबरल माने कुछ पुरानी चीजों को बचाकर चलना चाहते हैं और कुछ चीजों में बदलाव करना चाहते हैं। वैसे थिंकर्स को लिबरल थिंकर कहा जाता है। जैसे इंडिया में कांग्रेस पार्टी को लिबरल पार्टी कहा जाता है, ठीक है? और इसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी बेसिकली मानी जाती है, रेडिकल पार्टी बीजेपी को। तो उन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फासिज्म। जैसे इटली का मुसोलिनी फासिज्म को प्रमोट करता था। फासिज्म का मतलब होता है कि जब आप पूरी इंडिया इंडिया के अगर कंटेक्स्ट में बात करें या किसी भी देश के कंटेक्स्ट में, तो जब आप अपने स्टेट के सभी इंस्टीट्यूशन को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं तो उसे कहते हैं कि आप फांसीवाद हो, फासिस्ट आप बेसिकली व्यक्ति हो, है ना? तो फासिज्म, गांधीज्म, फेमिनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। नाउ इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दैट जब हम पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं तो उसमें इंडिया में भी बहुत सारे थिंकर्स हुए, और वेस्टर्न फिलॉसफी में भी, वेस्टर्न साइड में भी बहुत सारे थिंकर्स हुए। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न, ईस्टर्न माने अफ्रीका, एशिया और खासतौर पे इंडिया, यहाँ पर जितने थिंकर्स उन सभी के बारे में पढ़ेंगे, है ना? यकीन मानो सबसे इजी पार्ट है ये, सबसे इजी पार्ट है। आप में से बहुत सारे बच्चों को लगता होगा सर ये बहुत टफ है, बहुत इजी पार्ट है प्यारे बच्चों। जब तुम पढ़ोगे ना अरिस्टोटल के बारे में, सुकरात के साथ क्या हुआ था, यू विल गेट इमोशनल, आपको बहुत इमोशनल आप फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा आप एक मूवी देख रहे हो जब मैं इन सभी के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। एकदम रियल लाइफ जैसा फील होगा। एक समय के बाद आपको ऐसा फील होने लगेगा कि यार सुकरात, अरिस्टोटल कहाँ रहते थे, मुझे वहां विजिट करना है। तो ये डिपेंड करता है टीचर पे कि वो किसी भी सब्जेक्ट को कितना इंटरेस्टिंग बनाता है। हम उन सभी मुद्दों पे डिस्कशन करेंगे। धर्मशास्त्र यानी मनु की जो किताब थी, मनुस्मृति उसको कहा जाता था, उसके बारे में पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, सर सैयद अहमद खान, श्री अरविंदो, एम के गांधी, बी आर अम्बेडकर, एम एन रॉय के बारे में पढ़ेंगे। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, मकियावेली, हॉब्स, लॉक, जॉन एस मिल, है ना, जॉन स्टुअर्ट मिल, मार्क्स, ग्रामसी, अन्ना अरेंट के बारे में पढ़ेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है कि कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो वो स्टेट ऑफ नेचर में जब होता है तो बहुत ही इनोसेंट होता है वो, कोई भी जब चाइल्ड का जन्म होता है। लेकिन जैसे सोसाइटी में वो नर्चर होने लगता है, पलने लगता है, बढ़ने लगता है, वैसे वैसे वो करप्ट होते जाता है। क्यों भाई? क्योंकि उसकी जो ग्रीड है, जो ह्यूमन नेचर है, मकियावेली कहता है कि ह्यूमन नेचर हमेशा ग्रीडी होता है। इंसान स्वभाव से ही लालची है, प्लस वो सेल्फिश है, स्वार्थी है, डिसऑनेस्ट है, बेईमान है, बहुत सारी चीजें कहता है वो। अन्ना ये जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि भाई ऐसा है कि ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सारा जो है इंसान को करप्ट बनाता है। इंसान जैसे जैसे बड़ा होने लगता है प्राइवेट प्रॉपर्टी के कारण, लालच के कारण करप्ट बन जाता है। तो इंसान जब जन्म लिया था इनोसेंट था, लेकिन बाद में करप्शन करप्टेड व्यक्ति बन चुका। ये सारी चीजों को हम लोग डिकोड करेंगे, इसमें आराम आराम से पढ़ेंगे। अन्ना अरेंड बेसिकली बिलोंग करती है हिटलर के टाइम से। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रियल पिक्चर दिखाया था अपनी किताबों में कि क्या जर्मनी में हो रहा है। लेकिन जब इनको लगा कि एडोल्फ हिटलर इनको मार देगा तो ये छोड़कर अमेरिका चले गए। ये 1945 के पहले की बात है। वेल हम लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे बच्चों। ये आपका पेपर 1 का सेक्शन बी हो गया,
है ना? इसमें हम लोग इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो तुम अगर देखोगे ना ये वाला, तो मालूम चलेगा कि जब पॉलिटिकल थ्योरी 11th क्लास वाली है, वहाँ पर लगभग इन सभी के बारे में लिखा है, लेकिन थोड़ा और डेप्थ में हमें पढ़ना है यहाँ पर। तो देखो ओवरलैप कर रहा है आपका, पॉलिटी पढ़ोगे तो भाई पॉलिटिकल थ्योरी तो पढ़ना होगा ना 11th क्लास वाली बुक, एनसीईआरटी वाली। तो वहाँ पर इन सभी के बारे में ज़िक्र मिलता है। हालाँकि यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे। इसके बाद अगर आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट देख रहे हो, तो अगर एथिक्स पढ़ रहे हो, तो इसके बिना तो आपका एथिक्स कंप्लीट भी नहीं होगा, है ना? तो ये तो एथिक्स में भी आपको पढ़ना होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है। तो देखो भाई आपका ओवरलैपिंग हो गया, है ना? आपका पेपर 2 का इंडियन पॉलिटिक्स ओवरलैप कर रहा है, एथिक्स से कर रहा है। इसके बाद ये पूरा ही जो है आप ओवरलैपिंग देखोगे, मॉडर्न हिस्ट्री से क्या किया, ओवरलैप किया है। किससे किया है? मॉडर्न हिस्ट्री। अब पेपर 1 का जो सेक्शन बी है ना, इसमें इंडियन नेशनलिज्म के बारे में पढ़ना। देखिए, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू मास सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मिलिटेंट एंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, पीजेंट एंड वर्कर मूवमेंट्स, पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, लिबरल, सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट, रेडिकल, ह्यूमनिस्ट एंड दलित, इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जीएस 1 की हिस्ट्री से ओवरलैप कर रहा है, हाँ या ना बताओ। इसके बाद मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फंडामेंटल राइट, प्रियम्बल, जुडिशियल रिव्यू, बेसिक स्ट्रक्चर, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमें इंडियन पॉलिटी में पढ़ना है। तो देखो ओवरलैप किया। ये सारा जो दिख रहा है ना आपको, चाहे प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट हो गया, या प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स हो गया, या ग्रासरूट डेमोक्रेसी 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, या फिर आपका जो फाइनेंस कमीशन हो गया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं या स्टैट्यूटरी बॉडीज जो हैं, इन सभी के बारे में इंडियन पॉलिटी में पढ़ना है। तो पूरा ही जो पेपर 1 का सेक्शन बी है, ये ओवरलैप कर जाता है जीएस 2 से। आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है। मतलब जो पढ़ लिया अगर आप जीएस 2, वैसे भी मैं कहता हूं अगर आपने जीएस को अच्छे से कंप्लीट कर लिया, तो 90% सिलेबस आपका पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट है। बताओ और कोई ऐसा ऑप्शनल है? आपको हर ऑप्शनल के लिए अलग से 6 महीने समय देना पड़ता है। इसमें 90% आपका जीएस से ही कंप्लीट हो जा रहा है। तुम कोई भी ऑप्शनल ले लो, 90% तो पॉलिटिकल साइंस तुम्हारा ऐसे भी हो रहा है। तो सिर्फ इंटरेस्ट के बेस पे हम क्यों दूसरा ऑप्शनल सेलेक्ट करें? हमें स्कोर करना है, हमें और समय मिल जाएगा रिवीजन के लिए। आप देख लीजिए, पेपर 1 के सेक्शन बी में फेडरलिज्म के बारे में पढ़ना है, प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो जीएस 3 का ये पॉइंट आ गया, है ना? तो जीएस 3 की इकोनॉमी के भी कुछ इसमें पॉइंट आ जाती है। इंडियन सोसाइटी, जीएस 1 के इंडियन सोसाइटी का पॉइंट आ गया, है ना? और इवन आप पॉलिटी पढ़ोगे, उसमें कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी का इंडियन पॉलिटिक्स में क्या रोल है, ये जीएस 2 का भी हिस्सा हो गया हमारा, है ना? जीएस 2 इंडियन पॉलिटी। इसके बाद पार्टी सिस्टम इंडियन पॉलिटी का है, देखो, है ना? जिसमें नेशनल रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात की जाती है, वो भी सारी चीजें पढ़नी है आपको, है ना? कोएलिशन पॉलिटिक्स की पैटर्न क्या होती है उसके बारे में पढ़ना। सोशल मूवमेंट, सिविल लिबर्टीज, ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, वुमेन मूवमेंट्स एंड एनवायरमेंटलिस्ट मूवमेंट्स, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना है, जो कि हिस्ट्री का एक हिस्सा है। तो ये जितना भी है ना, अभी आप देख रहे होगे पूरा ओवरलैप कर रहा है ग्रेट लेवल पे। इन सभी चीजों को पढ़ने वाले हैं, जितना भी इन्वायरमेंटलिस्ट मूवमेंट हुआ है, जितना भी सिविल लिबर्टी को लेकर मूवमेंट हुआ है। 18 जब 20s में पूरे वर्ल्ड में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जब पूरे यूरोप में लोगों ने वहां की जनता में एक अजीब सी प्रकार की रेनेजेंस हुआ, जब जागरूकता बढ़ी, तो वहां की जनता जो पब्लिक थी, उन्होंने अपने मोनार्की के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। उसी रिपरकेशंस में, यानी उसी के परिणाम स्वरूप वीमेन को भी लगा कि यार हमें भी अपनी आजादी के लिए फाइट करनी चाहिए। तो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म उस समय स्टार्ट हुआ। फेमिनिज्म मतलब वुमेन एम्पावरमेंट मूवमेंट। फर्स्ट वेव हुआ, फिर इसके बाद सेकेंड वेव, थर्ड वेव, और देखिए 2012 के बाद, 2012 के बाद फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म चल रहा है। जब फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जब चला था, यानी 1820s के बाद, तो उसमें वुमेन का डिमांड था कि हमें घर से बाहर निकलने दिया जाए, हमारे खिलाफ जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, सोशल इविल्स हो रही है, उसको रोका जाए। इसके बाद हमें पैटर्नल जो प्रॉपर्टी है उसमें हिस्सा दिया जाए, हमें एजुकेशन में भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। तो ये सारा डिमांड था फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म का। हर वेव में अलग अलग वीमेन का डिमांड रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है इसमें। तो भाई ऐसा है कि पेपर 2 में अगर ध्यान से देखोगे, पेपर 2 का सेक्शन ए है ना? इसमें भी हम लोग पढ़ने वाले पेपर 2 का जो सेक्शन है, इसको भी हम लोग डिकोड करेंगे। तो क्या डिकोड करेंगे भाई? तो ध्यान से देखो, पेपर 2 का जो सेक्शन है, इसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पढ़ना है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है? जब कोई दो देश, मान लो अमेरिका हो गया एंड इंडिया हो गया, तो अगर मान लो 400 इयर्स बैक, यानी मान लो कि 1700, है ना? हम लोग मान लेते हैं 1600 में, है ना, अराउंड, अमेरिका की क्या पॉलिटिक्स थी, इंडिया की क्या पॉलिटिकल कंडीशन थी, राजनीतिक स्थिति, उन सभी को हम लोग कंपेयर करेंगे।
आज के समय किस तरीके की पॉलिटिक्स है दोनों जगहों पे, उसको भी हम लोग कंपेयर करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि अलग-अलग कंट्री के साथ अलग-अलग कंट्री की कंपैरिजन की जाती है, पॉलिटिकल एनालिसिस की जाती है। हम लोग पढ़ेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है, कैसे किन-किन तरीकों से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कंपेयर किया जाता है अलग-अलग कंट्रीज की पॉलिटिक्स को। वी विल डिकोड। हम सभी ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या है ना? जैसे इंडिया में 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन का जो थ्योरी लॉन्च किया गया था, उसके पहले हम ज्यादातर ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट ही नहीं करते थे। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ये पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ने की अलग अलग अप्रोचेज क्या है, उसको भी हम लोग डिकोड करेंगे। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप क्या होती है। जैसे मीडिया भी एक प्रेशर ग्रुप है, और प्रेशर ग्रुप का मतलब होता है वैसा ग्रुप जो बेसिकली आपको ये बताता है, जैसे मान लो जनता की जो वॉइस है, यानी पीपल्स जो वॉइस है, वो गवर्नमेंट नहीं सुन रही, तो प्रेशर ग्रुप गवर्नमेंट पे प्रेशर डालती है बाय द प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट कर करके, है ना, या फिर पिटिशन फाइल कर करके, ताकि गवर्नमेंट को फील हो। अब जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसान आंदोलन हुआ, आपने देखा राकेश टिकैत, वो भी एक प्रेशर ग्रुप से बिलोंग करते थे। उन लोगों ने इतना प्रेशर डाला कि गवर्नमेंट ने जो किसान एग्रीकल्चर बिल लाया था, गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। हम लोग उस मुद्दे पे जाना ही नहीं अभी कि भाई वो बिल अच्छी थी या खराब थी। हमें ये देखना है कि प्रेशर ग्रुप देखो कैसे काम करता है। ये समझ में आ गया आपको? हम लोग ये रियलिस्ट, मार्क्सिस्ट, आइडियलिस्ट और फंक्शनलिस्ट जो अप्रोच है इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ने का, उसको समझेंगे। ठीक है, तो आज बेसिकली मैं एक ग्लांस दे रहा हूं, है ना। इसमें अगर मैं डेप्थ में समझाऊंगा, इट विल टेक 2 and 3 आवर्स। पूरे सिलेबस को डिकोड करने में लगभग 2 घंटा से 3 घंटा लग जाता है। आपके पास समय कम है, तो मैं सिर्फ एक ग्लांस दे दे रहा हूं सारे टॉपिक्स को। हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन में नेशनल स्टेट सिक्योरिटी एंड पावर के बारे में पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ पावर के बारे में पढ़ेंगे। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब होता है, जैसे मान लो कि किसी आपकी स्ट्रीट में या गली मोहल्ले में अगर एक ही आदमी पावरफुल हो, तो सबको दबा कर रखता है। लेकिन अगर उसी के टक्कर का एक और पैरेलल कोई व्यक्ति उसके जैसा आ जाए, तो फिर पावर बैलेंस हो गया कि नहीं। जैसे अमेरिका अपने आप को सुपर पावर मानता है, लेकिन अमेरिका के पैरेलल कोई और कंट्री अगर खड़ी हो जाए, तो अपने आप बैलेंस हो जाएगा कि नहीं पावर। और ये लोग पूरे वर्ल्ड में ज्यादातर आपस में लोग उलझते रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट करते रहेंगे, पूरे वर्ल्ड को शांति से रहने देंगे, लेकिन जब एक कोई होगा, तो अपने आप में पावरफुल होगा, अलग अलग कंट्रीज को दबा कर रखेगा। समझ रहे हो बात को? तो बैलेंस ऑफ पावर को पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग चेंजिंग इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ेंगे। जैसे पहले आप सभी को मालूम होगा कि वेस्टर्न कंट्री से अपने आप को सुपर पावर की नाउन दिया करती थी, संज्ञा दिया करती थी। लेकिन अब ये मामला शिफ्ट हो रहा है। 21st सेंचुरी में एशिया की कंट्री को माना जाता है, चाइना, इंडिया को, कि सुपर पावर बनने वाले हैं। इस टर्म को एशियन सेंचुरी कहा जाता है। अगर आप देखेंगे 1900 से 2000 के बीच में अमेरिका वाज द सुपर पावर। बिफोर 1900 यानी 1600 से 1900 के बीच में फ्रांस एंड ब्रिटेन वाज द सुपर पावर। तो ये जो टाइमलाइन है ना, ये टाइमलाइन इंडिया एंड चाइना का है। ठीक है, तो ये सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है कि कहीं कुछ और देश सुपर पावर है, फिर कोई और सुपर पावर बनना है, प्रोसेस क्या है। इन सभी चीजों को डिकोड करेंगे। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे कि भाई ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन जो है, डब्ल्यूटीओ जो है ना, काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस, थर्ड वर्ल्ड डिमांड, ये सब क्या है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज क्या है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का मतलब 1961 में, पहले तो समझो, 1949 में अमेरिका जो कि कैपिटलिस्ट बेसिकली आइडियोलॉजी को लीड करने वाली कंट्री थी, जो ये प्रमोट करती थी कि प्राइवेट इंडस्ट्री होनी चाहिए, वैसी कंट्री को कैपिटलिस्ट कंट्री कहा जाता है। तो 1949 में इसने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन साइन किया, जिसमें उन्होंने उस कंट्रीज को अमेरिका ने शामिल किया जो अमेरिका के थॉट कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। तो नाटो में वही कंट्रीज मेंबर बने। आफ्टर 6 ईयर इन द पोलैंड, वॉर्सो नाम की एक जगह है पोलैंड, उस समय सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। आज उस यूएसएसआर को हम रसिया कहते हैं। तो वॉर्सो पैक्ट बनाया गया, और रसिया जो उस समय यूएसएसआर था, कम्युनिज्म यानी जो प्राइवेट इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करता है, वैसे आइडियोलॉजी के लोगों को कम्युनिज्म कहा जाता है। हालांकि एक बहुत बड़ी डिफिनेशन है, लेकिन सिंपल डिफिनेशन दे रहा हूं कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म का। तो उस समय यूएसएसआर का जो अपना ग्रुप था, उसका नाम था वॉर्सो। और वर्षों में वही कंट्री शामिल होती थी जो बेसिकली कम्युनिस्ट कंट्री होती थी। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड हो गया, है ना, नाटो वाली। सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज कौन हो गई, जो वर्षों में शामिल है। और थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो गया नेम। नेम मतलब 1961 में, है ना, यूगोस्लाविया नाम की यूरोप में एक कंट्री है, वो भी ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था और यूरोपियन कंट्रीज का गुलाम हुआ करता था। तो 1961 में यहां पर क्या होता है, 1961 में नेम का फॉर्मेशन किया जाता है नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इसके बाद इंडोनेशिया के लीडर सुकर्नो के द्वारा। इसके अलावा जो है, हम लोग देखेंगे कि भाई इजिप्ट के जो लीडर थे नसीर साहब, उनके द्वारा ये किया गया था, है ना। तो नसीर साहब, और इसके बाद फिर केन्या हो गया,
इसके बाद यूगोस्लाविया हो गया। तो ये 5 लीडर्स ने मिलकर, 5 कंट्री के लीडर ने मिलकर 1961 में बेसिकली फॉर्म किया था। किसको प्यारे बच्चों? फॉर्म किया था नेम को, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट को। जो नॉन अलाइन्ड मूवमेंट में जो शामिल कंट्रीज है ना, उन्हें थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता है। इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। नाफ्टा पढ़ेंगे, ग्लोबल कंसर्न जो डेमोक्रेसी को लेकर चैलेंज, जो सभी चीजों को पढ़ेंगे। पेपर बी में यानी पेपर 2 में बेसिकली जो सेक्शन बी है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? उसमें इंडियन फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे कि अलग अलग प्राइम मिनिस्टर ने क्या फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट किया था। फिर इसके बाद नॉन अलाइन्ड मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ये पढ़ेंगे कि इंडिया का क्या रिलेशन है अलग अलग कंट्रीज के साथ। हम लोग सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे G20, आसियान, सार्क, इन सभी को डिकोड करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में, है ना। तो चलो भाई ये सारा पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद जो इश्यूज आती हैं, जैसे इंडिया या फिर और कंट्री क्या रिफॉर्म चाहती है यूनाइटेड नेशन में, WTO में, उन सभी चीजों को हम लोग डिकोड करने वाले हैं। अफगानिस्तान के साथ क्या रिलेशन, अफगानिस्तान में क्या इशू चल रहा है, तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। मैं आप सभी को बस मैं ग्लांस मैंने दिया है, मैंने डिकोड नहीं किया है सिलेबस। उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। डिकोड करने में 2 से 3 घंटा चला जाता है। मेरा ये कहना है हम लोग पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में इन सभी चीजों को पढ़ने वाले हैं, एंड बिलीव मी दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपने सिलेबस देख लिया। देखिए ऐसा है, अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर ये बैच कितने रुपीस का है, इसका प्राइस क्या है? मैंने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रखा है, और इतना कम प्राइस में आपको अगर बेस्ट क्वालिटी मिल रही है, इंडिया में कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। ये बहुत ही सस्ते यानी अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत ही कम दाम में, है ना, जो आपका पॉकेट फ्रेंडली, जो बेसिकली पॉकेट अलाउ कर सकता है, उतने में हमने बैच लॉन्च किया है। इसकी प्राइस थी 23,000, है ना, लेकिन इसमें हम लोगों ने जो डिस्काउंट दिया 11,000 का दिया है। और इसके बाद ये टोटल जो बन गया 12,000 यानी 12,000 प्लस टैक्सेस। तो इसकी जो टोटल बेसिकली फी है ना, जो इस कोर्स की, वो 12,000 प्लस टैक्सेस है। याद रखेंगे, है ना, है ना। और ये याद रखेंगे, अगर कोई 2028 का बच्चा भी अगर टारगेट कर रहा है 2028 का, तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। और 2026 में अगर कोई बच्चा अपना मेंस का एग्जामिनेशन देने वाला है 22 अगस्त को, जिसका पढ़ रहा है, उन बच्चों भी अगर वो बच्चे कांटेक्ट करें, जैसे हमारे पास बहुत सारे बच्चे, उनका मैं क्रैश कोर्स अभी चला रहा हूँ। तो फटाफट रिवीजन करा रहा हूँ, उनकी कॉपी बेसिकली जो है, कॉपी इनरिच द इवेल्युएशन कर रहा हूँ, इनरिच द नोट्स दे रहा हूँ। और उन बच्चों के पीछे मैं पूरी तरीके से भी जान लगाकर पड़ा हुआ हूँ, ताकि उनका भी स्कोर हो, है ना। मैंने ऑलरेडी 2025 में मेरे कई बच्चों ने 300 प्लस स्कोर किया, कई तो 295 प्लस, कई 275 प्लस स्कोर किए। तो कोई अगर कैंडिडेट जो 2026 का मेंस अपीयर हो रहा हो, और उसकी इनरिच्ड कॉपी, है ना, अगर मान लो उसकी कॉपी चेक कराना हो प्रॉपर इवैल्यूएशन एंड फीडबैक के साथ, प्लस उसको इनरिच्ड नोट्स चाहिए, तो वो भी हमारे साथ जुड़ सकता है इस पर्टिकुलर कोर्स के जरिए। उनको जो भी उनको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी लास्ट टाइम पे, हम सब उनको प्रोवाइड करेंगे। हालांकि अब तो काफी लेट हो चुका, हमारे पास अभी 300 प्लस कैंडिडेट्स हैं जो 2026 की पॉलिटिकल साइंस यानी 2026 में मेंस देने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के साथ। तो अगर कोई ऐसा बच्चा हो जो अभी भी कंफ्यूज हो कि कहीं से मुझे इनरिच्ड नोट्स मिलता, प्रॉपर कॉपी इवैल्यूएशन की पूरी फैसिलिटी मिलती, कोई तो होता जो लास्ट टाइम पर आकर मुझे बताता कैसे स्कोर कर सकते हैं, कैसे खुद को लास्ट टाइम पे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, सो दैट कि उतना टच कर लें 300 के आसपास अराउंड। उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई 2028 का बच्चा अगर टारगेट करा, हालांकि उनके लिए मैं अलग बैच लाऊंगा, है ना। ये सिर्फ ये बैच 2027 के कैंडिडेट्स के लिए है, जो 2027 में यूपीएससी का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, है ना। आप में से कई बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये वाली जो बैच है सर, ये कब से लॉन्च होगी? बेटा मैंने जैसा बोला कि जो यहाँ पर डेडिकेटेड टाइम था, जैसे एक 9 तारीख से यानी कल से एक बैच लॉन्च हो रहा है ना, ये याद रखेंगे आप सभी, ठीक है ना। तो प्राइस आपको दिख गया, कितना प्राइस है, ठीक है। चलो ये तो हो गया। तो भाई इससे बड़ा डिस्काउंट कुछ नहीं मिलेगा, बहुत ही कम प्राइस में ये बैच लॉन्च किया गया, इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल बैच है। और अगर इससे भी अगर कोई कम में दे रहा है तो आपको क्वालिटी नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि क्वालिटी में अब जैसे मैंने क्या किया ना, ये 23,000 की थी, मैंने रिड्यूस इसलिए कर दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी। और ऑफ कोर्स मैं पीआर से बचता हूं, मैं क्वालिटी लेक्चर पे फोकस करता हूं, पढ़ाने पे ध्यान देता हूं। सुकरात ने कहा कि एक अच्छा टीचर वही है जो सिर्फ टीचिंग पे फोकस करे, बाकी और चीजों पे नहीं, क्योंकि टीचर सिर्फ पढ़ाता है, बाकी और चीज नहीं करता जो और लोग कर रहे हैं, है ना। तो चलो भाई दिखावा से बचना है, तो ये चीज आपने देख लिया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर नंबर कौन सा है, कॉन्टेक्ट नंबर कौन सी है, अगर आप वो प्रोवाइड कर पाए। तो भाई मैंने तो ये बोला है कि पिछले 11 साल के एक्सपीरियंस के बेस पर मैं बोल रहा हूँ कि पीएसआर मीन्स कुणाल सर। ऑफ कोर्स मेरी डीएनए में, मेरे हर एक रग रग में
पॉलिटिकल साइंस बेसिकली समाया हुआ है। पॉलिटिकल साइंस से इतना मैं लव करता हूँ, आप जब आप क्लास में आओगे ना आपको दिख जाएगा। मैं हर बच्चे को कहूँगा कि आप सभी बच्चे एक बार इस नंबर पे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें व्हाट्सएप के ज़रिए 6205936072 यानी 62 36 6205936072 फिर से रिपीट कर देता हूँ 6205936072 है ना। तो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। सिर्फ 50 बच्चे अलाउड हैं इसमें। बहुत ही स्मॉल बैच होता है और जब स्मॉल बैच होता है तो टीचर पर्सनली फोकस कर पाता है बच्चों पे। तो 6205936072 इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे। और एक चीज याद रखेंगे, आपकी जो भी कंसर्न है ना, कि सर इस बैच को लेकर मेरी उम्मीदें हैं सर, तो जब आप मेरे पास ज्वाइन करोगे ना तो सबसे पहले मैं आपका शॉर्ट एनालिसिस करूंगा, स्ट्रेंथ वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी थ्रेट, है ना। तो इसके बाद मैं आपकी एडमिशन लूंगा और मैं इस बैच में सिर्फ सीरियस कैंडिडेट का बेसिकली एडमिशन लेने वाला हूं, क्योंकि मुझे एक टारगेट के साथ चलना है, मुझे स्कोर कराना है। आपके पास कुछ नॉलेज नहीं, बस आप सीरियस हो, इतना ही मेरे लिए काफी है। चलिए आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। प्यारे बच्चों, डेमो लेक्चर ऑलरेडी एक यूट्यूब पे पड़ा हुआ है ना, वो देख लीजिएगा जरूर। और ऑफ कोर्स एक और डेमो लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा, तो भी आप देख लेंगे। और आप इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट करें, है ना। बैच को ज्वाइन करने के लिए जल्दी करें, क्योंकि हमारे पास सीटें जल्दी फिल हो जाती है ना। और ऑफ कोर्स अगर मैं क्वालिटी दे रहा हूँ, क्वालिटी लेक्चर दे रहा हूँ, तो सीटें फिल हो ही जाती हैं जल्दी। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप लेट करोगे तो शायद आप पीछे रह जाओगे, है ना। तो ये चीज याद रखना। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। थैंक यू।